मैंने एक कार्डबोर्ड लिया, इस कार्डबोर्ड को मैं लगातार क्या कर रहा हूँ, डिवाइड किया, एक बार डिवाइड किया, ठीक है भाई, दूसरी बार डिवाइड किया, ठीक है, तीसरी बार डिवाइड किया, ठीक है, चौथी बार डिवाइड किया, ठीक है, पांचवी बार डिवाइड किया, ठीक है, अब छठी बार डिवाइड किया, ठीक है, ऐसे करते करते एक स्टेज ऐसी आएगी जहां पर ये डिवाइड नहीं हो पाएगी। रिएक्शन करवाने के बाद भी जो मास है, पहले भी 11.3 ग्राम था और बाद में भी क्या है 11.3 ग्राम। यही बात बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ऑक्सीजन के सामने मैंने हाइड्रोजन रख दिया, तो जो ऑक्सीजन का मास 16 है तो हाइड्रोजन का मास कितना है भाई? तो क्या यहाँ पर मास सेम है? नहीं है। क्या यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम? हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल यानी स्टडी विद फन पर। आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, साथ ही साथ व्यस्त भी होंगे। व्यस्त इसलिए क्योंकि आपके एग्जाम्स आने लग रहे हैं और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में व्यस्त होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी रिवीजन बहुत ही तेजी से, बहुत ही धाड़ चलने लग रही है। उस रिवीजन में हम हर इंपॉर्टेंट टॉपिक को, हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को हम कवर करने लग रहे हैं, जिससे आपके एग्जाम की प्रिपरेशन एक नंबर की हो जाएगी। आपको वही क्वेश्चन मिलेंगे जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा, ठीक है। तो फिर दोस्तों, हम आज शुरू कर रहे हैं नया चैप्टर, यानी नए चैप्टर की शुरुआत, नए चैप्टर की रिवीजन, केमिस्ट्री चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर देखिए, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, चैप्टर का नाम ही एटम एंड मॉलिक्यूल है, तो इससे ही दो क्वेश्चन मिल तो गए। सबसे पहले क्वेश्चन एटम क्या है, दूसरा क्वेश्चन मॉलिक्यूल्स क्या है। और मैं आपको बता दूं कि आपको वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। आप वीडियो स्किप मत करना, मैं आपको गारंटी देता हूं कि वीडियो कंप्लीट होने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा। अगर आपको डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपके डाउट का आंसर मैं जल्द से जल्द दूंगा। और आप बिल्कुल भी स्किप मत करना वीडियो को। देयर आर वेरी रेयर केसेस जहां पर आपको डाउट आएगा, आपको डाउट आने का मैं मौका ही नहीं दूंगा। इतनी अच्छी तरह हर चीज को उदाहरण से, हर चीज को एग्जाम्पल के द्वारा में समझाने की कोशिश करूंगा। आप बिल्कुल, मैं आपकी सिर्फ कुछ चंद मिनटें मांग रहा हूं, उन चंद मिनटों में आपका पूरा टॉपिक, वो भी बिना किसी डाउट के मैं क्लियर कर दूंगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और वीडियो कंप्लीट होने के बाद दबा के शेयर कर देना। यहां पर देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, चैप्टर का नाम ही है एटम एंड मॉलिक्यूल। तो सबसे पहला क्वेश्चन एटम, दूसरा क्वेश्चन मॉलिक्यूल। ये एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है? तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर। मैटर का तो हमें पता है कि मैटर क्या होता है, जो चीज हमें देखते हैं, जो चीज हमने अब तक देखी है, ये सब कुछ क्या है, मैटर ही तो है। तो देखिए यहाँ पर मैटर को, सॉरी, एटम को अच्छे से समझने के लिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल है। यहाँ पर मैंने एक कार्डबोर्ड लिया, इस कार्डबोर्ड को मैं लगातार क्या कर रहा हूँ, डिवाइड किया, एक बार डिवाइड किया, ठीक है भाई, दूसरी बार डिवाइड किया, ठीक है, तीसरी बार डिवाइड किया, ठीक है, चौथी बार डिवाइड किया, ठीक है, पांचवी बार डिवाइड किया, ठीक है, अब छठी बार डिवाइड किया, ठीक है। ऐसे करते करते एक स्टेज ऐसी आएगी जहां पर ये डिवाइड नहीं हो पाएगा, इंडिविजिबल हो जाएगा। उसी छोटे पार्टिकल को भारत में 2600 साल पहले एक फिलोसोफर थे, महान आदमी, भारत का महर्षि कन्नाद, जिसने इस छोटे पार्टिकल का नाम दे दिया परमाणु। और उसी समय के आसपास एक और साइंटिस्ट था अंग्रेजों में, उसने इसी छोटी पार्टिकल का नाम दे दिया एटम, और उस साइंटिस्ट का नाम था डेमोक्रिटस, ठीक है। यहां पर मैंने बताया द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर, यानी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल हम उसे परमाणु और एटम कहते हैं, ठीक है। लेकिन हम किसकी बोली बोलते हैं, अंग्रेजों की, इसलिए हम परमाणु की जगह हम एटम बोलते हैं। और परमाणु नाम दिया था महर्षि कन्नाद, जो कि भारत के फिलोसोफर थे। एटम नाम दिया था डेमोक्रिटस, जो कि दूसरे देश के फिलोसोफर थे, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि एटम के कुछ दो पॉइंट हैं। साइज ऑफ सिंगल एटम इज सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट इमेजिन। यहाँ पर देखिए, जो साइज होता है एटम का इतना छोटा होता है कि हम उसे इमेजिन भी नहीं कर सकते, हम उसे सोच भी नहीं सकते। और दूसरा पॉइंट, कैन नॉट सी एटम विद नेकेड आईज। आप सभी यहाँ पर देखिए, जिस चीज को हम सोच भी नहीं सकते, क्या हम उन्हें अपनी आंखों से देख सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं देख सकते। तो दूसरा पॉइंट आप यहाँ पर ये लिख देना। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पर कवर कर लिया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक
भी पहला यहाँ पर कवर कर लिया है। दूसरा मॉलिक्यूल्स क्या है, ग्रुप ऑफ एटम, जहां पर ग्रुप हो जाए, जहां पर जोड़ा बन जाए, जहां पर दोस्तों की जोड़ी बन जाए, यहां पर हम बोलेंगे ग्रुप ऑफ एटम यानी मॉलिक्यूल्स। यहां पर एग्जांपल के द्वारा हम मॉलिक्यूल्स को समझेंगे। O2 यहां पर एग्जांपल लिया हमने O2 का। देखिए यहां पर O प्लस O, यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, यहाँ पर दो ऑक्सीजन है, यानी एक ऑक्सीजन और दूसरा ऑक्सीजन, कितने हो गए, दो ऑक्सीजन हो गए। जब हम इन दोनों ऑक्सीजन को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, O2। अब पहले ये अलग अलग थी तो ये क्या थे, एटम थे। जब ये अलग अलग सिंगल सिंगल थी तो क्या थी, एटम। जब मैंने इन दोनों को जोड़ दिया तो ये क्या बन गया, एक ग्रुप बन गया। और ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स। ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स तो बोलते हैं, मैंने बोला ग्रुप ऑफ एटम। अब यहाँ पर देखिए मैंने पहले भी शुरुआत में बोला था कि हर चीज को उदाहरण से, और दूसरी बात हर चीज को मैं कनेक्ट करता चलूंगा एक कहानी की तरह, ताकि आपको आसान से समझ में आता है। यहाँ पर देखिए आप सभी मेरे दोस्त, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन हो रहा है, इन दोनों एटम्स का कॉम्बिनेशन होकर एक ग्रुप बन रहा है। इसी कॉम्बिनेशन पे एक शक के लिए दिमाग का साइंटिस्ट आ जाता है, उस साइंटिस्ट का नाम है एंटोनी एल लेविजियर। यह इसी कॉम्बिनेशन पे एक पूरी कथा बना देता है। उस कथा का नाम है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इस लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है भाई, तो ये कॉम्बिनेशन होके जो मॉलिक्यूल बनाया है ना, जो ये ग्रुप बनाया है कॉम्बिनेशन होके, उसी को बोल दिया लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। और ये किसने दिया, एंटोनी एल लेविजियर साइंटिस्ट ने दिया। ठीक है, अब इसके अंतर्गत दो लॉ आते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। देखिए सबसे पहले हम समझेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है। देखिए ये बोलता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से दैट मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी जो मास है ना तो हम उसे बना सकते हैं ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आप बोलोगे हमें समझ में नहीं आया, लेकिन अब जरूर समझ में आ जाएगा, क्योंकि हर चीज को मैं उदाहरण सहित समझाता हूँ। सोडियम कार्बोनेट और एसिडिक एसिड का मैंने क्या किया, रिएक्शन करवाया। यहाँ पर उससे पहले एक बात याद रखना कि जो सोडियम कार्बोनेट का जो मास था कितना था, 5.3 ग्राम। एसिडिक एसिड का जो मास था वो था 6 ग्राम। अब मैंने 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट एसिटिक एसिड 6 ग्राम का क्या करवा दिया, रिएक्शन करवा दिया। रिएक्शन करवाने के बाद हमें कुछ चीजें मिलती हैं, सोडियम एसीटेट, ठीक है, जिसका मास होता है 8.2 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड जिसका मास होता है 2.2 ग्राम, वाटर मिलता है 0.9 ग्राम का। अब यहाँ पर आपको क्या देखना है, इसका और इसका क्या रिलेशन हुआ। देखिए यहाँ पर इसकी डेफिनेशन है, जिसमें मास ना बन सकता है ना डिस्ट्रॉय हो सकता, किसमें, इन आ केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर देखिए भाई ये एक केमिकल रिएक्शन ही तो है, डेफिनेशन में बोल रखा था ना केमिकल रिएक्शन, तो ये एक केमिकल रिएक्शन है। अब यहाँ पर देखिए कि जो मास है ना तो वह बन सकता है ना डिस्ट्रॉय हो सकता। जब मैं इन दोनों को मिलेगा हमें 11.3 ग्राम, तो दूसरी तरफ भी इसको इन दोनों को, इन तीनों को मैं ऐड करूंगा तो कितना मिला, 11.3 ग्राम। यानी रिएक्शन करवाने के बाद भी जो मास है पहले भी 11.3 ग्राम था और बाद में भी क्या है 11.3 ग्राम। यही बात बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। साथ ही साथ मैं जब से बोलने लग रहा हूं कि सोडियम कार्बोनेट एसिटिक एसिड का क्या करवाएंगे, रिएक्शन करवाएंगे, तो इसे हम बोल देंगे रिएक्टेंट, इसे हम बोल देंगे रिएक्टेंट। और हम किसी भी चीज को तैयार करते हैं या फिर हम किसी भी चीज को खरीद के लेकर के आते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। तो ये हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट, यानी रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट। ठीक है, अब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है भाई, तो कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स्ड और प्रोपोर्शन का मतलब होता है हिस्सा, कि एक फिक्स्ड हिस्सा। यहां पर देखिए एग्जांपल लिया मैंने वाटर का, यहां पर देखिए एग्जांपल लिया वाटर का। हमें पता है कि वाटर के हर पार्टिकल्स में क्या होता है, H2O होता है। ठीक है, H2O होता है। तो यहां पर आपको देखना है कि जो हमेशा हिस्सा मिलेगा ना, हर पार्टिकल में 2 हाइड्रोजन मिलेंगे और 1 ऑक्सीजन मिलेगा। हमेशा हर पार्टिकल में, पूरी यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में आप किसी भी एक बूंद पानी की उठा लेना, उस एक बूंद में हमेशा आपको 2 हाइड्रोजन और साथ ही साथ
एक ऑक्सीजन मिलेगा, इसके अलावा आपको और कुछ नहीं मिलेगा। और जो रेशो है ना, जो रेशो है वाटर का वो 1:8 मिलेगा। अब आप बोलोगे कि रेशो कैसे निकालते हैं, रेशो को हम अगली वीडियो में या फिर अगली थोड़ी देर बाद हम जानेंगे किस प्रकार निकालते हैं। ठीक है, 1:8 है। ठीक है, यहाँ पर जाना कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या है। अब साथ ही साथ जो ये लॉ थे ना, इनको थोड़े और अच्छी तरह एक्सप्लेन करने के लिए आ गया एक और महान फिलोसोफर। उस फिलोसोफर का नाम था जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने एक एटॉमिक थ्योरी दी। जॉन डाल्टन का कहना यह था कि ऑल मैटर वेदर एन एलिमेंट और कंपाउंड आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम। सभी मैटर, बेशक वो एलिमेंट हो, कंपाउंड हो या फिर मिक्सचर हो, वह सभी चीजें क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ होता है। हमें इस चीज के बारे में बहुत अच्छे से पता है क्योंकि फर्स्ट चैप्टर से हम यही बात सीखते आ रहे हैं। ठीक है, तो भाई पोस्टुलेट्स, इसके पोस्टुलेट्स क्या थे? पोस्टुलेट का मतलब होता है सच्चाइयां क्या थी। जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की सच्चाइयां क्या थी, या फिर हम फैक्ट बोल सकते हैं कि फैक्ट क्या थे। तो देखिए मेरे दोस्तों, मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल, देखिए हमें पता है कि एटम्स, देखिए यहाँ पर आपको एक बात बता दूं कि जो आपकी एनसीईआरटी बुक में जो डेफिनेशन दे रखी है, जो पॉइंट्स दे रखे हैं, वही के वही 6 पॉइंट मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने थोड़े शॉर्ट स्टेटमेंट लिख रखी है क्योंकि आपको कंडीशन देख रहे हो आप। तो फिर दोस्तों यहाँ पर आप देखिए मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल, जो एटम है वह छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ होता है। ठीक है भाई, ठीक है, हमने मान लिया, यह बात यहाँ पर बताई थी। इंडिविजिबल, कैन नॉट क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, हमें इस चीज के बारे में पता है, ना तो हम बना सकते हैं ना हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, आइडेंटिकली इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी, आइडेंटिकली इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। अब तीसरे पॉइंट का बिल्कुल ठीक अपोजिट है, डिफरेंट इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। देखिए यहाँ पर तीसरे पॉइंट में आप पहला वर्ड लिख देना आइडेंटिकल, चौथा पॉइंट लिख देना डिफरेंट। ठीक है, और बाकी डिटो लाइन लिख देना इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी, इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। लेकिन भैया ये है क्या, भैया ये है क्या? देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिया था, यहाँ पर मैं मॉलिक्यूल्स की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पर। अब मैं इसको इस पॉइंट को समझा रहा हूं। कभी आप बोलो कि दोबारा मॉलिक्यूल्स पे आ गए सर, तो देखिए यहाँ पर देखिए मैंने ऑक्सीजन के 2 एटम लिए। ठीक है, तो जो ये इसका मास 16 है तो इसका भी तो मास 16 होगा क्योंकि ये दोनों इसके हैं। ये दोनों क्या है, ऑक्सीजन एटम में तो है, ऑक्सीजन एटम ही तो है। जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी होगी वही तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी होगी। दोनों की जो केमिकल प्रॉपर्टी है वे क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, डिफरेंट इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। देखिए यहाँ पर अगर मैं इस ऑक्सीजन की जगह इसके अपोजिट क्या ले लूं, ऑक्सीजन के अपोजिट में हाइड्रोजन ले लेता हूं। ठीक है, तो क्या यहाँ पर आप देखिए, पहले मैंने ऑक्सीजन लिया था, दोनों ऑक्सीजन, तो दोनों का मास भी सेम था, केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम थी क्योंकि वे दोनों क्या थे, सेम थे। अब इसके अपोजिट ले लिया मैंने, चौथा पॉइंट ध्यान में रखते, डिफरेंट इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। मैंने बोला था तीसरा और चौथा पॉइंट एक दूसरे के अपोजिट है, तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के सामने मैंने हाइड्रोजन रख दिया, तो जो ऑक्सीजन का मास 16 है तो हाइड्रोजन का मास कितना है 1। तो क्या यहाँ पर मास सेम है, नहीं है। क्या यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगी, तो ऑफ कोर्स बिल्कुल भी नहीं होगी। और यहाँ पर अब आता है 5th पॉइंट, कंबाइन इन द रेशो ऑफ स्मॉल मोल नंबर। यहाँ पर देखिए H2O, यहाँ पर देखिए H2, यहाँ पर H यानी हाइड्रोजन को दर्शा रहा है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है। ठीक है, तो जो इनका रेशो होगा ना वो होगा 2:1। तो ये किस में है, वोल नंबर में तो है, कंबाइन इन द रेशो स्मॉल वोल नंबर। स्मॉल वोल नंबर, स्मॉल वोल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसे बोलते हैं हम वोल नंबर। कौन सा रेशो, ये वोल नंबर का रेशो है, यानी हमेशा वोल नंबर में ही प्रेजेंट होंगे। जो रेशो होगा वोल नंबर में होगा। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। जो रिलेटिव नंबर है और काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड, वे क्या होंगे, एक कांस्टेंट यानी कांस्टेंट इन अ, वे कांस्टेंट यानी फिक्स्ड होंगे। देखिए यहाँ पर आपको समझा दूं मैं, यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है कार्बन डाइऑक्साइड का, दूसरा एग्जांपल लिया है हाइड्रोजन।
हाइड्रोजन और सॉरी इसका वाटर का। अब मैंने थोड़ी देर यहाँ पहले पिछले पॉइंट में बोला था कि यहाँ पर H2O का हमने लिया, हाइड्रोजन कितने हैं 2 हैं, ऑक्सीजन कितने हैं 1 है, यानी जो रिलेटिवली नंबर है कितना है फिक्स्ड है ना। कि किसी भी पार्टिकल को हम चेक कर ले, हमने यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड से समझते वाटर का हम हमें बहुत देर हो गई एग्जाम्पल लेते हुए। हमने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड के किसी भी कहीं से भी किसी भी समय हम सैंपल लेंगे तो उसके अंतर्गत एक तो कार्बन मिलेगा, क्या मिलेगा, एक तो कार्बन मिलेगा और दूसरी ओर दो दो क्या मिलेंगे, ऑक्सीजन मिलेंगे। इसके अलावा आपको और चीज नहीं मिलेगी। जो रिलेटिव नंबर, ये नंबर हो गए। एंड काइंड ऑफ एटम्स, काइंड ऑफ एटम्स यानी कि किस किस प्रकार के एटम है। तो यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर आपको हाइड्रोजन नहीं मिलेगा। हर पार्टिकल में, हर सैंपल, जितने भी सैंपल ले लेना, कहीं से भी लेना, सभी में कार्बन और ऑक्सीजन ही मिलेगा, आपको और दूसरी चीज नहीं मिलेगी। ये किसी प्रकार इसमें है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। रिलेटिवली नंबर कितने हैं, 2 है और एक है। और काइंड ऑफ एटम, 2 प्रकार के एटम है, एक हाइड्रोजन है तो दूसरा ऑक्सीजन है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर आपको कार्बन नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने बोला कि जो काइंड ऑफ एटम है वह फिक्स है, जो रिलेटिवली नंबर है वे भी फिक्स है। रिलेटिवली नंबर मतलब कितने हाइड्रोजन है, कितने ऑक्सीजन, कितने कार्बन है, कितने ऑक्सीजन है। समझ में आया आपको, टॉपिक समझ में आया। कार्बन 12 क्या होता है, कार्बन के 3 टाइप होते हैं, C12, C13, C14, यानी कार्बन 12, कार्बन 13। तो हमने क्या लिखी, हम बोल तो देते हैं H2O। ये H2O एक फॉर्मूला है किसका, वाटर का। लेकिन यह फॉर्मूला बनाया तो बनाया कैसे, अब यहाँ पर जानेंगे। राइटिंग केमिकल फॉर्मूला, पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर इंपॉर्टेंट टॉपिक को हमने कवर कर लिया। बस आपको मैं एक बात बता दूं, एक वीडियो और बनाऊंगा मैं इसी चैप्टर पे। उस वीडियो में मैं आपको कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, किस चीज के रिलेटेड, किस चीज के रिलेटेड बहुत कॉन्सेप्ट। यहाँ पर आज हम लेकर के आ गए हैं एटॉमिक मास, टॉप इंपॉर्टेंट टॉपिक, और साथ ही साथ आने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए एटॉमिक मास, यहाँ पर एक बात लिख रखी है, 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप इक्वल टू 1 एटॉमिक मास यूनिट। यहाँ पर देखिए, अब इसको पूरे समझने के लिए एक मैं आपको एटॉमिक मास को समझाने के लिए एक कहानी के तौर पे आपको एक बात बताता हूं। यहाँ पर देखिए, मैं अब इस कहानी को अपने ऊपर लेके बताता हूँ ताकि आपको बिल्कुल और ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरह आपको समझ में आएगी। तो यहाँ पर देखिए, मेरी एक दुकान है, मैं अपनी दुकान पे केले, सेब और तरबूज रखता हूँ। लेकिन मुझे सेब और केले का जो मास है, जो वजन है, नहीं पता है। लेकिन मुझे जो तरबूज का मास है वो पता है। जो तरबूज के अंदर मास है वो कितना है, 12 किलो है, यानी 12 केजी मास है किसके अंदर, वाटरमेलन के अंदर। लेकिन मुझे सेब और केले का मास नहीं पता है। तो अब मैं कैसे निकालूंगा सेब और केले का मास, मैं कैसे निकालूंगा कि जो 12 किलो का तरबूज है उसे मैं 12 पीसों में बांट दूंगा और 12 भागों में बांट दूंगा। तो हर एक भाग में कितना आ जाएगा, 1 किलो। अब 1 किलो को, अब उस 1 किलो के द्वारा मैं निकालूंगा सेब का और केले का मास, और फिर मैं अपनी कमाई शुरू करूंगा, अपना जो फल फ्रूट है उसे बेचने लग जाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए, मैंने क्या किया, तराजू लिया। मैंने क्या किया, यहाँ पर तराजू लिया, ठीक है, तराजू ले लिया है मैंने यहाँ पर। अब देखना इस तराजू का कमाल, क्या यह तराजू क्या करने जा रहा है, ड्राइंग पे मत जाना, मेरे कॉन्सेप्ट पे जाना। और मैं बोल रहा हूँ कॉन्सेप्ट समझ में आए तो सब्सक्राइब करना, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए तो कमेंट करना। जैसे कि ये ले लिया मैंने टूटा फूटा तराजू, तो इस तराजू में मैंने रख दिया। देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक 12 केजी का क्या लिया था, वाटरमेलन लिया था। यहाँ पर लिया था या फिर नहीं लिया, इसको मैंने 12 भागों में बांट दिया। तो एक पीस में कितना हो गया, एक पीस में 1 यूनिट मास हो गया। कितना यूनिट मास हो गया, 1 यूनिट मास। अब मैं उस एक पीस को, अब उस एक पीस को मैं यहाँ पर रख देता हूँ। अब एक उस पीस को मैं यहाँ पर रख देता हूँ और इसके ठीक अपोजिट में यहाँ पर एक सेब रख देता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या रख दिया, एक सेब रख दिया। तो यहाँ पर मैंने देखा, यहाँ पर मैंने देखा कि है जब तराजू क्या होता है, जब एक समान हो जाते तो दोनों तराजू दोनों तरफ से क्या हो जाते, एक जैसे हो जाते, यानी एक जैसे हो जाते, यानी दोनों में जो वेट है, जो मास है, सेम है। लेकिन यहाँ पर जो मास है वह सेम नहीं है, क्योंकि जो
शेप था वे नीचे की तरफ जा रहा था और जो तरबूज है वे ऊपर की तरफ था। तो यहाँ पर देखिए, थोड़ा इमेजिन कीजिएगा, आप सभी ने देख रखा होगा ऐसा। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, एक पीस और रख दिया, यह मैंने क्या किया, एक पीस और रख दिया, यानी मैंने यहाँ पर 2 किलो रख दिया। अब क्या हुआ, ये इक्वल हो गया। अब ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। यानी मुझे इससे पता चला कि 2 पीस लगे, एक पीस में कितना था वेट, 1 केजी, कितना था 1 केजी, ठीक है। और लेकिन मेरे पीस कितने लगे, 2 पीस लगे, किसको इक्वल बनाने के लिए, शेप को। इससे पता चला कि शेप के अंदर भी 2 किलो मास है। ठीक इसके अपोजिट अब मैं ले लेता हूं, जो केला है वे ले लिया, केला ले लिया। यहाँ पर मेरी ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है, केला क्या है मैंने ले लिया। तो यहाँ पर एक केले को इक्वल बनाने के लिए मेरा एक पीस लगा, और एक पीस में कितना था, तरबूज के एक पीस में 1 किलो मास था। तो 1 किलो मास लगा, तो जो बनाना था वो भी कितना है, 1 केजी। ठीक इसी प्रकार हम एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट समझेंगे। इस एक जो ये 12 किलो का तरबूज है ना, इसकी जगह मैं ले लेता हूं, इसकी जगह मैं ले लेता हूं कार्बन। कार्बन कौन सा, कार्बन C12। ये C12 क्या होता है भाई, कार्बन 12 क्या होता है, कार्बन के 3 टाइप होते हैं, C12, C13, C14, यानी कार्बन 12, कार्बन 13। तो हमने क्या लिया, हमने स्टैंडर्ड वेट में ले लिया। जैसे कि स्टैंडर्ड वेट में मैंने यहाँ पर लिया था वाटरमेलन, तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पर ले लेते हैं हम स्टैंडर्ड वेट में कार्बन। ठीक है, क्या ले लिया हमने, कार्बन ले लिया। ठीक है, इस कार्बन के अंदर कितना मास है, 12 यूनिट। जिस प्रकार हम अपने मास को नापने के लिए केजी लिखते हैं, यूनिट, तो ठीक इसी प्रकार हम साइंस में एटम के मास को हम लिखेंगे, एटम के मास को हम लिखेंगे यूनिट, यानी यू से हमें उसे डिनोट करेंगे। जैसे हम केजी में लिखते हैं, ठीक इसी प्रकार हम उसे लिखेंगे यू में। अब आप सभी यहाँ पर देखिए, अब आप सभी यहाँ पर देखिए, अब आप सभी यहाँ पर देखिए, मैं एक काम करता हूं कि जो मैंने, जैसे कि मैंने ये 12 पीसों में बांटा था, तो अब इसको मैं फिर से 12 पीस में बांट देता हूं। किसको, अब ये कार्बन है, अब ये वाटरमेलन है, अब ये वाटरमेलन नहीं है, अब ये क्या है, ये कार्बन 12 है। अब मैं इसको 12 पीसों में क्या कर देता हूं, बांट देता हूं। तो जो हर एक पीस में कितना यूनिट होगा, हर एक पीस में कितना यूनिट होगा, 1 यूनिट होगा। तो एक उस यूनिट को मैं कंपेयर करता हूं हाइड्रोजन से, एक यूनिट को मैं कंपेयर करता हूं हाइड्रोजन से। उस एक हाइड्रोजन में कितना होगा, अब मैंने जब कंपेयर किया ना, तो जब क्या हुआ, जो C12 का एक यूनिट लगी, वे हाइड्रोजन में भी क्या थी, 1 यूनिट। मतलब कि जब मैंने हाइड्रोजन और कार्बन C12 का 1 यूनिट यानी 1 पीस कंपेयर किया, तो ये क्या हुआ, इक्वल हो गए। यानी जो हाइड्रोजन का मास है क्या है, 1। यानी इसको एक यहां से समझते हैं, यहाँ पे मैंने कार्बन 12 का 1 पीस रख दिया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन रख दिया, तो 1 किलो था इसमें, और जब ये इसको रखा यहाँ पर हाइड्रोजन को, तो जो ये क्या हो गए, इक्वल हो गए। यानी जो हाइड्रोजन है वे 1 यूनिट मास का है। और ठीक है, अब यहाँ पर कार्बन, अब एक और एग्जांपल ले लेते, कार्बन निकालने के लिए यहाँ पर 12 पीस लगी, सॉरी कार्बन का तो हमने ले रखा भाई, कार्बन का तो हमने ले रखा है। अब ऑक्सीजन का निकालने के लिए हमारे 16 पीस लगे, 16 पीस लगे, यानी ऑक्सीजन में 16 यूनिट मास है। तो कुछ समझ में आया कि एटॉमिक मास से क्या बोल रखा है भाई, 12 पीस कर दिए, उस हर एक पीस को कंपेयर किया दूसरे से, क्या अभी है कंपेयर होके इक्वल हो रहा है, इक्वल हो रहा है, तो उसका हमें मास पता चल गया। नहीं इक्वल हो रहा है तो एक और बढ़ा देंगे, एक और बढ़ा देंगे, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते जब तक वह इक्वल नहीं हो जाता, उसे हम उसी पीस को हम, उसी यूनिट को हम लगातार इनमें रख देते हैं, जिसे जब तक ये इक्वल नहीं होगा तब तक हम ऐसे निकाले जाएंगे सभी का मास। अब इसके बाद आता है एक कॉन्सेप्ट, अब इसके बाद आता है एक कॉन्सेप्ट आयंस। आयंस क्या होता है, कंपोज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल एंड कंटेन चार्ज स्पीशीज। अब यहाँ पर देखिए, आयंस उन्हें बोला गया है जो मेटल से भी और नॉन मेटल से दोनों से बने हुए हो, जो मेटल नॉन मेटल दोनों से बने हुए हो, और क्या कंटेन करते हो, कंटेन चार्ज स्पीशीज। जो ये चार्ज स्पीशीज कंटेन कर रहे हैं ना, इसी चार्ज स्पीशीज को बोला गया है आयंस, इन चार्ज स्पीशीज को बोलते हैं हम आयंस। यहाँ पर मैंने शॉर्ट स्टेटमेंट लिख रखी है, बाकी आप देख लेना। अब यहाँ पर देखिए,
आइंस को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया, एक कैटाइन में तो दूसरा एनाइन में। अब देखिए चार स्पीशीज यही है, ठीक है, कैटाइन एनाइन ये चार स्पीशीज। अब देखिए यहाँ पर जो कैटाइन है वे हमेशा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है और जो एनाइन है वे नेगेटिव चार्ज होता है। अब यहाँ पर आपको क्या देखना है, मैंने तो बोला था जो कंपोज ऑफ मेटल नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल दोनों चीज से बना हुआ होता है। तो यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं NaCl, जो हमेशा आगे होगा वो होगा हमेशा मेटल और जो पीछे होगा वो हमेशा होगा हमेशा नॉन मेटल। और जो नॉन मेटल होते हैं वे क्या होते हैं, एनाइन, और जो मेटल होते हैं वे क्या होते हैं, कैटाइन। और जो कैटाइन पे कौन सा साइन आएगा फिर पॉजिटिव, और एनाइन पे कौन सा साइन आएगा फिर माइनस का। आपको यहाँ पर बात याद रखनी है, मेटल आगे आएगा और जो नॉन मेटल है उसे पीछे लिखेंगे। और जो मेटल पे कौन सा साइन आता है, पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइन वाले को बोलते हैं कैटाइन और नेगेटिव साइन वाले को बोलते हैं एनाइन। ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, क्यों है ये पॉजिटिव, क्योंकि ये मेटल है और पीछे लिखा जाएगा नॉन मेटल। अब बात करते हैं हम कि हम बोल तो देते हैं H2O, ये H2O एक फॉर्मूला है किसका, वाटर का, लेकिन यह फॉर्मूला बनाया कैसे। अब यहाँ पर जानेंगे राइटिंग केमिकल फॉर्मूला। हमें दो चीजों का बारे में पता होना चाहिए भाई, एक सिंबल के बारे में, एक वैलेंसी के बारे में। अब यहाँ पर आप बोलोगे सिंबल तो ठीक है हम याद कर लेंगे, लेकिन वैलेंसी को कैसे याद करें। वैलेंसी की ट्रिक मैंने पहले से ही अपलोड कर रखी है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लेना, बहुत ही आसान ट्रिक है। अब यहाँ पर देखिए सिंबल और वैलेंसी है दो चीज आप अपने दिमाग में बिठा लो, सिंबल और वैलेंसी, ये दो चीज याद होगी तो फॉर्मूला अपने आप बन जाएगा। यहाँ पर तीन प्रकार के फॉर्मूले हैं और तीनों अलग अलग तरह के। मैग्नीशियम क्लोराइड, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखेंगे हम सिंबल, फिर बाद में लिखेंगे हम वैलेंसी, फिर लिखेंगे हम तीसरे पे फॉर्मूला। इन दोनों का बाद प्रोसेस होने के बाद क्या बनता है, फॉर्मूला। अब यहाँ पर देखिए सिंबल, मैग्नीशियम का सिंबल क्या है Mg, क्लोराइड का सिंबल क्या है Cl, और जो मैग्नीशियम की वैलेंसी है वे है +2 और क्लोराइड की जो वैलेंसी है वे क्या है -1। अब यहाँ पर हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लेक्शन। अब यहाँ पर क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लेक्शन। मैंने क्या किया, इस Cl और मैग्नीशियम का क्या कर दिया, मैग्नीशियम और क्लोराइड का क्या कर दिया, इनकी वैलेंसी का क्रॉस मल्टीप्लेक्शन। ये Mg के साथ तो ये आ जाएगा -1 और क्लोराइड के साथ आ जाएगा +2। अगर मैं अब बोलूं Mg1 Cl2, अगर मैं ऐसे लिखूं तो यह ठीक है, नहीं होगा ठीक, क्योंकि Mg तो पहले से ही क्या है, एक है, तो एक से अधिक हो तो जब एक से अधिक है तो जैसे कि Cl जो क्लोराइड से एक से अधिक था तो मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया, लेकिन यहाँ पर जो मैग्नीशियम में एक से अधिक नहीं है तो यहाँ पर मैं सिर्फ Mg ही लिखूंगा, तो यानी यह हो गया MgCl2। अब यहाँ पर देखिए दूसरे प्रकार का, इसमें अलग क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम का सिंबल क्या है, Mg, वैलेंसी क्या है +2, हाइड्रोक्साइड की -1। अब फॉर्मूला यहाँ पर हम बना देंगे। अब देखना यहाँ पर अलग बात क्या है, मैग्नीशियम का क्यों है और ये है हाइड्रोक्साइड का क्या है, वैलेंसी है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, Mg क्रॉस मल्टीप्लेक्शन किया, Mg1 और हाइड्रोक्साइड के साथ आएगा OH2। क्या यह ठीक है, आप बोलोगे नहीं है, क्योंकि अब आप बताओ क्यों होगा ये गलत। अब देखिए जब मैंने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लेक्शन किया तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों के लिए 2 जाएगा ना, दोनों के लिए क्या जाएगी, ये +2 वैलेंसी जाएगी ना, तो यहाँ पर तो सिर्फ हाइड्रोजन के लिए दिखा रहा है, ऑक्सीजन की वैलेंसी कहाँ पे गई, इसलिए हम ब्रैकेट लगा देंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद क्या हो जाएगा, ये दोनों के लिए क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा दोनों के लिए। अब ये वैलेंसी आ गई और इस 1 को हम हटा देंगे जैसे कि मैंने पहले बताया था। अब यहाँ पर देखिए Mg ब्रैकेट ऑन O हाइड्रोक्साइड OH ब्रैकेट ऑफ 2। अब यहाँ पर देखिए इसी ब्रैकेट को बोलते हैं पोलो एटमिक आयन। ए ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ चार्ज इज कॉल्ड पोलो एटमिक आयन। पॉलिटिक में यहाँ पर लिख तो रखा है मैंने, ब्रैकेट लगा दो, पोली एटमिक आयन यहाँ पर बोल रखा है। एक ग्रुप ऑफ एटम कैरिंग अ चार्ज, एक ग्रुप है एटम का, इसमें देखिए यहाँ पर तो Mg सिंगल है, OH यानी ये दोनों जुड़ के एक ग्रुप बना रहे हैं ना, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये ग्रुप है एटम का कैरिंग अ चार्ज, कौन सा चार्ज
कैरी कर रखा है नेगेटिव, तो इसे बोलते हैं पॉली एटमिक आयन। और क्या लगा दो, ब्रैकेट लगा दो, इसलिए लगा दिया ताकि ये इक्वल हो जाए। अब यहाँ पर CuSO4, अब यहाँ पर देखिए पहले से ही 4 लगा के दे रखा है, तो यहाँ पर सिंबल, यहाँ पे वैलेंसी, और यहाँ पर हम लिख देंगे फॉर्मूला Cu, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। आपको यहाँ पर क्या बात याद रखनी है, देखते हैं, बताते हैं आपको। SO4 ब्रैकेट तो लगा दिया क्योंकि ये ग्रुप बन रखा है, ठीक है, S और O का ग्रुप बन रखा है। CO2 कॉपर तो सिंगल है, तो यहाँ पर देखिए जो ये Cu2SO4 ब्रैकेट ऑफ 2, तो यह कैंसिल भी तो हो सकता है क्योंकि ये क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे CuSO4 हम यहाँ पर CuSO4 हम यहाँ पर लिख देंगे। अगर दो नंबर सेम आते हैं तो हम एक दूसरे के साथ उसे कैंसिल भी कर देंगे। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था राइटिंग केमिकल फॉर्मूले का। अब हम बात करेंगे मोल कॉन्सेप्ट की, और मोल कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आने वाले मॉलिक्यूलर मास की। तो एक बार मैं बोर्ड को इरेज कर दूं ताकि अगले टॉपिक पे हम चल पड़े। अब आप सभी यहाँ पर देखिए कि मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है, और मोल कॉन्सेप्ट की हम शुरुआत करते हैं किससे, मॉलिक्यूलर मास से। किससे शुरुआत करते हैं, मॉलिक्यूलर मास से। जिस प्रकार हम जब एटम के मास की बात करते हैं तो क्या आता है, एटॉमिक मास। जब हम मॉलिक्यूल के मास की बात करेंगे तो क्या आएगा, मॉलिक्यूलर मास। देखिए मॉलिक्यूलर मास यानी मोल का जो मास है कैसे निकाला जाएगा, मॉलिक्यूल का मास यानी H2O, यानी ग्रुप ऑफ एटम को क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो ये क्या है, H2O एक मॉलिक्यूल है। अब इसका मास कैसे निकालेंगे, अब इसको एक उदाहरण के सहित हम समझेंगे। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, मैं इस उदाहरण को अपने ऊपर लेता हूं। देखिए यहाँ पर मैं एक हूं और जो मेरा मास है उसके साथ मेरी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अगर मैं 2 हूं तो मेरे साथ, अगर मैं 2 हूं तो जो मेरा मास है एक की जगह 2 आ जाएगा, और जो मेरा मास है उसके साथ क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये वही तरीका इसमें यूज करना है। यानी यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे इसका, H2O का। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। हाइड्रोजन का मास कितना है, 1, प्लस में ऑक्सीजन कितने हैं, 1, और ऑक्सीजन का मास कितना है, 16। अब इन दोनों को क्या कर देते हैं, हम ऐड कर देते हैं। 2 की गुना 1, 2, 16 1 जा 16, प्लस किया तो 18U आ गया, ठीक है। ये था तरीका, आपको समझ में आया, आपको समझ में आया। अब CaO को आप कमेंट कीजिएगा, CaO का कितना मास होगा आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। CaO का आप क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। अब यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर देखिए साथ ही साथ अब इसके अंतर्गत एक चीज आती है कि कुछ ऐसे भी होते हैं, जैसे कि मैं थोड़ी देर पहले बताया था, कि जो कि क्रिस्टल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जो कि मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जैसे कि आयंस होते हैं, आयंस हो गए वे मेटल और नॉन मेटल दोनों से बनते हैं, और क्या कंटेन करते हैं, 4 स्पीशीज कंटेन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आयनिक कंपाउंड, उन्हें बोलते हैं हम आयनिक कंपाउंड। अब यहाँ पर देखिए आयनिक कंपाउंड में हम क्या लिखेंगे, आयनिक कंपाउंड में हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, क्रिस्टल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल हो गया NaCl। अब यहाँ पर मैं आपको एक और क्वेश्चन दे दूं, बिल्कुल तरीका यही होगा। अगर आपको आयनिक कंपाउंड का जो क्रिस्टल फॉर्म में जो एग्जिस्ट करते हैं उसका अगर आपको मास निकालना है तो किस प्रकार निकालोगे, बिल्कुल ठीक इसी प्रकार निकालोगे। कितने हैं, Na यहाँ पर 1 है, और जो Na का मास है उसके साथ मल्टीप्लाई, Cl कितना है, 1 है, और जो इसका मास है उसके साथ मल्टीप्लाई, और फिर दोनों का जो आंसर है उसे ऐड कर देना। आपका यहाँ पर आंसर निकल आएगा। आपको यह भी कमेंट बॉक्स में बताना है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं, तरीका जैसे कि मैंने बता दिया, जितने हैं उसके मास के साथ मल्टीप्लाई, कितने हैं, जैसे कि 2 है, और जो उसका मास है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, और फिर उसके साथ और जितने हैं उनका जो सभी का मास ऐड करना है। तो आप सभी डेफिनेशन यहाँ पर, और आप सभी एक बात यहाँ पर और याद रखना, यहाँ पर बात हो रही है मॉलिक्यूलर मास की, बात हो रही है, तो किसका कॉन्सेप्ट हो गया, ये मॉलिक्यूल का। लेकिन यहाँ पर मॉलिक्यूलर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर मॉलिक्यूल की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। तो इस कॉन्सेप्ट का नाम दे देंगे हम फॉर्मूला यूनिट मास।
आपके एनसीईआरटी बुक में स्पेशली ये टॉपिक दे रखा होगा। एक टॉपिक ये हो गया, एक टॉपिक ये हो गया। यहाँ पर ये अलग क्यों है? क्योंकि यहाँ पर बात हुई है मॉलिक्यूल के मास की, और यहाँ पर बात हो रही है आयनिक कंपाउंड की, जो क्रिस्टल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ना कि मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। आप डेफिनेशन क्या लिखोगे? यहाँ पर आप डेफिनेशन क्या लिखोगे? आपको लिखना है द सम ऑफ ऑल एटॉमिक मासेस ऑफ एटम। कौन सी, किस एटॉमिक मास का? एटॉमिक मास ऑफ किसके? एटम का। एटम कौन से? किस, कहां पर एटम? मॉलिक्यूल के अंदर है। यहाँ पर आप डेफिनेशन लिख दोगे, यहाँ पर लिखोगे सम ऑफ ऑल एटॉमिक मासेस, ऑल एटॉमिक, सम ऑफ ऑल एटॉमिक मासेस, साथ ही साथ ऑफ किसका? एटॉमिक मास, भाई एटम के तो, ठीक है, और इन अ मॉलिक्यूल। ये डेफिनेशन हो जाएगी मॉलिक्यूलर मास की, और साथ ही साथ इसकी अपोजिट डेफिनेशन हो जाएगी, साथ ही साथ इसकी अपोजिट डेफिनेशन हो जाएगी यहाँ पर फॉर्मूला यूनिट मास की। यहाँ पर लिख देना है सम ऑफ ऑल एटॉमिक मासेस ऑफ एटम इन अ फॉर्मूला यूनिट, फॉर्मूला मास या फिर फॉर्मूला यूनिट आप चेक कर लेना एक बार, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसमें कुछ भी फर्क नहीं है, मास निकालने का तरीका एक है, यहाँ पर डेफिनेशन भी बिल्कुल एक है। जहां पर यहाँ पर आपको क्या कर देना है, यहाँ पर फॉर्मूला लिख देना है, और जब बात हो मॉलिक्यूलर मास की, यहाँ पर आप लिख दोगे मॉलिक्यूलर। ये हो गई डेफिनेशन आपकी, आपके एनसीईआरटी बुक में भी यही पाएगी। अब यहाँ पर एक चीज आता है, मोल कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट का नाम ही भाई मोल कॉन्सेप्ट। तो आप सभी यहाँ पर ध्यान से देखिए, मोल कॉन्सेप्ट ये चल रहा है, तो एक मोल की तो बात हो जाए। जिस प्रकार आप सभी को सुनते ही, एक दर्जन सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? 12। 1 डजन इक्वल्स टू 12। तो ठीक उसी प्रकार आपको एक मोल सुनते ही 6.022 इंटू 10 की पावर 23 आपके दिमाग में याद आ जाना चाहिए। आपको समझ में आया? आपको समझ में आया? एक डजन इक्वल टू 12। ठीक उसी प्रकार एक मोल आते ही, सुनते ही आपको 6.022 इंटू 10 की पावर 23 आपको याद आ जाना चाहिए। अब आपको यहां पर क्या करना है, मोल है, जो मोल है आपको पता चला मोल क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मोल का मोलर मास क्या होगा। अब भाई मोलर मास होता है तो होता है क्या? अब यहाँ पर देखिए, जिस प्रकार मॉलिक्यूल का मास होता है मॉलिक्यूलर मास, एटम का मास होता है एटॉमिक मास, ठीक उसी प्रकार मोल का मास होगा मोलर मास, मोल का मास होगा मोलर मास। और इस मोलर मास के दो टाइप हैं, मोलर मास के दो टाइप हैं। देखिए यहाँ पर एक तो होगा ग्राम एटॉमिक मास, एक तो होगा ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास बात कर रहा है एटम की, किसकी बात कर रहा है? एटम की बात कर रहा है, ठीक है। अब दूसरी बात होगी ग्राम मोलिकुलर मास। ये ग्राम मोलिकुलर मास किसकी बात कर रहा है? मॉलिक्यूल की बात कर रहा है। अब यहाँ पर सर जी यह बात बताइए कि ग्राम मोलिकुलर मास और ग्राम एटॉमिक मास, यहाँ पर क्या ऐसा क्या है अलग, इनसे अलग क्या है? तो यहाँ पर ये बात है, जिस प्रकार हम किसी भी एटम का मास निकालते हैं, मोलिक्यूल का मास निकालते हैं, तो हम उसे कैसे लिखते हैं? यूनिट, यानी यू से। एटॉमिक मास यूनिट को हम यू से डिनोट करते हैं, किसे डिनोट करते हैं? यू से डिनोट करते हैं। कि इसके अपोजिट इसमें क्या करना है आपको क्या करना है, यहाँ पर जी लिख देना है। नहीं समझ में आएगा, नहीं आया होगा तो अब आपको जरूर समझ में आएगा। जैसे कि सबसे पहले मैं ग्राम एटॉमिक मास, पहले इस पार्ट को समझाता हूं। ग्राम एटॉमिक मास में हम एग्जांपल ले लेते हैं हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास यूनिट है वो कितना है? 1 है। तो जो हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन का जो ग्राम एटॉमिक मास होगा, यानी जो मोलर मास होगा वो कितना होगा? 1g होगा। मैंने बोला यू की जगह सिर्फ हम क्या लिख देंगे? ग्राम लिख देंगे। क्या लिख देंगे? जी लिख देंगे। उसी को हम बोल देंगे ग्राम एटॉमिक मास। और हमें पता है जो ये 1g किसके इक्वल है? जैसे कि हाइड्रोजन 1 यूनिट किसके है? 1 एटम है, 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। ये क्या है? ये 1 यूनिट क्या है? ये एक एटम है किसका? हाइड्रोजन का। ठीक इसी प्रकार ये 1g क्या है? ये एक मोल है किसका? ऑफ हाइड्रोजन का। ये एक मोल है, ये एक मोल है। एक मोल सुनते ही आप सभी के दिमाग में क्या आ जाना चाहिए? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 आपके दिमाग में
छप जाना चाहिए। तो आपको समझ में आया। तो यहाँ पर हम ये भी तो लिख सकते हैं 1 ग्राम क्या है 1 मोल ऑफ तो हम ये भी तो लिख सकते हैं कि 1 ग्राम 6.022 इंटू 10 की पावर 23 क्या है यहाँ पर मास है। ठीक है, ठीक है, ये क्या है, ये मास है किसका, हाइड्रोजन का। ठीक है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब ग्राम एटॉमिक मास की बात करते हैं, ग्राम मोलिकुलर मास की बात करते हैं। अब ग्राम मोलिकुलर मास में क्या है, यहाँ पर भी जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है H2O का। H2O का क्या है, क्या होगा मास, क्या होगा मास, क्या होगा मास में होगा 18U। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि हम मॉलिक्यूल का वेग कैसे निकालते हैं, जैसे कि ये निकाला था, H2O का कितना है 18U। 18U की जगह हम लिख देंगे 18G। कब लिख देंगे, जब मोलर मास की बात होने लग रही है, तो मोलर मास की बात होने लग रही है। तो आपको डिफरेंस समझ में आया कि क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। U की जगह G आ जाएगा। और जो 1 मोल होता है इक्वल किसके होता है, जैसे कि 1 दर्जन 12 के इक्वल होता है। 1 मोल किसके इक्वल होगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23। आपको मैं बता दूं कि पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर इंपॉर्टेंट टॉपिक को हमने कवर कर लिया है। बस आपको मैं एक और बात बता दूं, एक वीडियो और बनाऊंगा मैं इसी चैप्टर पे। उस वीडियो में मैं आपको कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। किस चीज के रिलेटेड, मोर कॉन्सेप्ट के रिलेटेड कि ये 6.022 इनकी 10 की पावर 23, ये 18U 18G कैसे सोल्व करने हैं, कैसे एक क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाए तो आपको उस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालना है, इसके ऊपर मैं डिटेल से एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा। आप वह वीडियो जरूर देखना। वैसे कि आपको मैं बात बता दूं कि आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको डाउट आता है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दे रखा है, वहां पे जाके मैसेज कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बात बता दूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी मोर कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आने वाली मतलब न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, उस पे एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। आप वह वीडियो जरूर देखना। अगर आपको आते हैं तो आप मत देखना, और अगर आपको आज की क्लास में, आज के कॉन्सेप्ट में दम लगा तो मैं फिर से बोल रहा हूं सब्सक्राइब करना। दम नहीं लगा तो क्या करना, कमेंट करना, और साथ ही साथ शेयर तो करना ही करना। क्या पता और किसी को ऐसा लगे इस कॉन्सेप्ट में, इस क्लास में दम है। तो फिर दोस्तों आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। थैंक यू।